नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है बंगाल के अंदर चुनाव चला हुआ है। लेकिन आज बंगाल के अंदर एक अजीब परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है। पहली बार पश्चिम बंगाल के अंदर धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। सवाल यह है कि जहाँ किसान वर्ग की बात होती थी, मजदूर वर्ग की बात होती थी, आदिवासी वर्ग की बात होती थी, नक्सलवादियों की बात होती थी, माओवादियों की बात होती थी, वहाँ वामपंथियों की बात होती थी, आज वहाँ धर्म की राजनीति हो रही है। आज जो ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर, जो कभी हिजाब पहनकर अपना नॉमिनेशन भरने जाती थी, आज वो पहली बार शिव को जल अर्पित करते हुए दिखाई दे रही है, चंडी का पाठ कर रही है। और वो 2011 के नंदीग्राम के सवालों में जब पहली बार जब सत्ता में आई थी, लगता है आज वो उन सवालों को भी भूल गई है, जिन सवालों के ऊपर पहली बार वो नंदीग्राम में 2007 में जो आंदोलन हुआ था, उन सवालों के ऊपर से उन्होंने जब 2011 में सत्ता में आई, वामपंथियों को सत्ता में धकेलते हुए पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई थी, तो आज उन सवालों को लगता है ममता बनर्जी भूल गई है। 50 वर्ष पहले जो नारा था आमावाड़ी नक्सलवाड़ी, और 50 वर्ष के बाद आज भी आमावाड़ी नंदीग्राम हो गया। सवाल यह है कि 1997 में जब टीएमसी बनकर ममता बनर्जी 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के साथ सत्ता में आई, तो क्या हुआ था नंदीग्राम में? उस समय वामपंथियों की सरकार थी और वामपंथियों ने किसानों की जो बंजर जमीन है उसके ऊपर एक केमिकल हब बनाने की बात करी थी, और उसके ऊपर से ही आंदोलन शुरू हुआ था। और नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी ने जब टीएमसी बनाई, जो वादे किए थे किसान मजदूर आदिवासी की रोटी पहले होगी, और एक बंगाल स्ट्रक्चर के साथ, विकास स्ट्रक्चर के साथ ही बंजर जमीन का विकास होगा, और जिसकी जमीन होगी उसकी बंगाल स्ट्रक्चर के अंदर भागीदारी भी होगी, इस प्रकार के वादे करके पहली बार ममता बनर्जी जी सत्ता में आई थी। कि राजनीति को समझने के लिए हम आपको एक रोचक सफर पर लेकर चलते हैं, जो बेहद ही रोचक है, क्योंकि बंगाल की राजनीति बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत अलग रही है। बंगाल की परिस्थितियाँ बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत अलग रही है। बंगाल ने देश को संघर्ष करना सिखाया है, बंगाल ने देश को संघर्ष के मायने बताए हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। बंगाल के चुनाव के अंदर कैसी परिस्थिति आज बंगाल के भीतर आकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस को धकेलते हुए वामपंथी पहली बार सत्ता में आए, फिर उसके बाद वामपंथियों को धकेलते हुए 2011 में ममता बनर्जी सत्ता में आई। पश्चिम बंगाल का नाम आते ही आपके जहन में कांग्रेस का नाम तो जरूर आता होगा, जहां से नक्सलवादी का आंदोलन शुरू हुआ था, और उस नक्सलवादी आंदोलन से आधा भारत प्रभावित हुआ था। सवाल क्या थे? आज बंगाल बदल गया है। जो सवाल बंगाल के होते थे, लगता है आज वो सवाल बंगाल के बदल गए हैं। क्या बंगाल दिल्ली के भाषणों पर आज नाचने लगा है? क्या अपने वर्ग का संघर्ष की लड़ाई भूल गया है? क्या बंगाल आज धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है? सहयोग देखिए, 1967 में जब पहली बार कांग्रेस चुनाव आ रही, तो उनके मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र भी आ रहे। 2011 में वामपंथी जब सत्ता से बाहर गए और टीएमसी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई, तो उनके भी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टा भी आ रहे। और जो भी इनमें से आ रहा है, उन्होंने उनकी पार्टी के सचिव या मंत्री ने रहा, जिन्होंने उनके बराबर में नामांकन भरा। 1967 में जो सवाल थे वही सवाल आज 2021 में भी आकर खड़े हो गए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 50 वर्ष पहले जो सवाल थे वही सवाल आज फिर बंगाल के सामने आकर खड़े हो गए हैं। जब ज्योति बसु पहली बार मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने जो वादे किए थे उनके ऊपर उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। नक्सलाइटों के साथ जो उन्होंने वादे किए थे उनके ऊपर बहुत तेजी से काम किया। ट्रेंड मार्क यूनियन जो उन्होंने कांग्रेस सत्ता ने उन्होंने बंद कर दिया था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत जोरों से काम किया। शिक्षा के आधार को फ्री किया, मेडिकल सुविधाओं, हेल्थ सेक्टर के ऊपर ध्यान दिया, और बंगाल विकासकरण पर ध्यान दिया। जो ट्रेंड मार्क यूनियन के जो पूरे अधिकांश बंगाल नागरिकों थे, उन्होंने पूर्ण रूप से फिर से उनको अधिकारों को लौटा दिया। और ना ही सिर्फ उन्होंने नक्सलियों की लड़ाई विधानसभा तक लेकर आई, बल्कि यहाँ उन्होंने उनका हक भी दिलवाया।
और राइटर बिल्डर से उनके लिए पॉलिसी बनवाने में भी कामयाब रही थी। और इस तरह वामपंथियों ने, ज्योति बसु ने जिस प्रकार 3 दशक तक बंगाल के ऊपर राज किया है, क्या उस प्रकार ममता बनर्जी 1 दशक में ही आप गई? सवाल यही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का कोई वोट बैंक कम नहीं हुआ है। जो 28 सीटें टीएमसी की पहले भी बंगाल के अंदर थी, वही सीटें अभी भी बरकरार है। वहीं जहां राज्यसभा चुनाव की बात करें, 2011 में जितनी सीटें आई थी उससे बढ़कर 2016 में ममता बनर्जी की फिर से आई। अब 2021 में देखने योग्य होगा कि क्या होगा। लेकिन ममता बनर्जी का भी वोट बैंक कम नहीं हुआ है, कोई भी उनके वोट बैंक को कम नहीं कर पाया। कांग्रेस हालांकि गुम हो गई बंगाल से, माओवादी खो गए हैं, लेकिन अब किसान भी कल वहां पहुंच जाएंगे। अब सवाल ये है कि किसानों के वहां जाने से फायदा किसको होगा? टीएमसी को फायदा होगा, लेफ्ट को फायदा होगा, या बीजेपी को फायदा होगा? अब बीजेपी के पास एक ही नारा है, जय श्री राम का नारा है बंगाल को, और एक और नारा, बंगाल को बुआ नहीं बेटी चाहिए। और किसान वहां अगर बंगाल पहुंच जाएंगे और किसान जो वहां पर बोलेंगे किसानों को कि आपको बीजेपी को वोट नहीं डालना, तो उसका फायदा कौन सी पार्टी को होगा, ये भी देखने योग्य होगा। अभी बंगाल चुनाव के अंदर हमें लगता है कि थोड़ी बहुत मदद जो इलेक्शन कमीशन है उसने की है बीजेपी की। जिस तरह इतने 8 वर्गों में जो चुनाव हो रहा है, कई जगह तो 2 जिलों के एक जिले के अंदर ही 2 वर्गों में चुनाव हो रहा है। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि बंगाल के अंदर भी 70% हिंदू और 30% मुस्लिम आबादी है। लेकिन जरा सोचिए, मुस्लिम आबादी का प्रभाव इस तरफ के राज्य कोई भी वहाँ की मुस्लिम आबादी पर नहीं डाल पाता, क्योंकि आपको इस बात को जानना होगा कि धर्म के नाम पर भारत पाकिस्तान बटा था, ना कि बांग्लादेश धर्म के नाम पर बांटा गया था। बांग्लादेश भाषा के आधार पर बांटा गया था। और इसी प्रकार हमें लगता है इन्हीं बातों को देखते हुए 8 चरणों में वहाँ चुनाव हो रहा, ताकि ट्रांजैक्शंस की जो बातें आती है, कि लोगों को समझाने की जो बात आती है, इलेक्शन कमेटी ने कहीं ना कहीं मोदी जी का साथ दिया है कि वो लोगों को समझा सके ट्रांजैक्शन की बात, और एक एक बात पूर्ण रूप से उनको समझा सके। क्योंकि अगर 70% मुस्लिम को जय श्री राम के नारे पर मोदी जी एकत्रित करने में वहां नहीं रहे, एकजुट करने में नहीं रहे, तो 10% वोट भी नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको पता, राज्यसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के अंदर समीकरण बदल जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के अंदर प्रदेश की सरकार चुनी, तो लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी का चेहरा होता है। तो क्या आपको लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इस चुनावी फैक्टर के अंदर? लेकिन आज जो परिस्थिति बंगाल के अंदर आकर खड़ी होगी वो बेहद ही गजब परिस्थिति है, क्योंकि बंगाल ने अपने आप में एक संघर्ष देखा है। बंगाल ने नक्सलवादी माओवादियों के आंदोलन देखे हैं, और बंगाल के अति नक्सलवादी नंदीग्राम के माओवादियां और नक्सलवादी जो वहां के चुनाव को ही फ्रॉड मानती है और विधानसभा चुनाव के ऊपर भरोसा ही नहीं करती है। अब ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि जिन मुद्दों के ऊपर ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थी, उन मुद्दों को ममता बनर्जी भूल गई है। क्या ममता बनर्जी दोबारा उन मुद्दों के ऊपर जो अभी नंदीग्राम के अंदर जा रही है, जैसा कि चुनाव के अंदर अब माहौल बदल गया, आज से पहले कभी भी किसी राजनेता ने बंगाल के अंदर सिर्फ विकास वर्ग की बात की थी, आदिवासियों की बात की थी, किसान की बात की थी, संघर्ष वर्ग की बात की थी, लेकिन पहली बार धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। अभी ममता बनर्जी कभी चंडी का पाठ कर रही है, कभी शिव को जल अर्पित कर रही है, और नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ रही है, और नंदीग्राम से बोल रही है मैं अपना नाम भूल सकती हूँ मगर नंदीग्राम का नाम नहीं भूल सकती, मैं अपनी पहचान भूल सकती हूँ मगर नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। वही एक सवाल और है, क्या बीजेपी सत्ता में आ पाएगी? जिस प्रकार बीजेपी शासित राज्यों का जो हाल है, जो कर्ज के अंदर डूब चले हैं, जो अंदर से खोखले हो चले हैं, यहाँ तक कि आप मध्य प्रदेश को ही लगा लीजिए, जहाँ के आदिवासी का कोई आश्रय नहीं है और अंदर से कर्जदार हो चला है। इसी प्रकार क्या लेफ्ट को फायदा होगा या उस कांग्रेस को फायदा होगा जो आज किसानों की और किसान वर्ग की बात करें, जो कभी सत्ता में थी उस समय उन्होंने हालांकि नहीं की थी, नक्सलवादियों का पूर्ण रूप से साथ किया था, जिसका असर पूरे भारत के अंदर देखने को मिला था, जो आज नक्सलाइट और माओवादियों का जिक्र इसलिए आता है।
लेकिन अभी देखना होगा चुनाव कितना रोचक होने वाला है, क्या होने वाला है दोस्तों। मैं तब तक कामना करता हूँ आपका दिन शुभ हो, यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी किसी सी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।